पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन में क्लास नंबर 41 से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मुगल डायनेस्टी का पार्ट नंबर 10 हम लोगों को पढ़ना है। इसमें मनसबदारी व्यवस्था इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम का पार्ट नंबर 2 हम लोग करेंगे। सर्कम लो प्रेशर बेल्ट या फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो रह रही हैं इनको स्टडी करना है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सर्कम पोलर या फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बाकी 2 प्रेशर बेल्ट हम लोग स्टडी कर चुके थे, हॉर्स लेटीट्यूड और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। जिनको देखना है वो पार्ट नंबर 40 देख सकते हैं। पॉलिटी में हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, इसको देखना जरूरी है। इससे अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं कुछ वर्षों से, लेकिन ये क्वेश्चन मगर ये टॉपिक कई बार एकदम से आपके सामने आता है तो आप लोग छोड़ देते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मनसबदारी सिस्टम के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था करीब 1571 में, ठीक है। और ये कोई अकबर के दिमाग की उपज नहीं थी कि उसने अपने मन से सोचा और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सेंट्रल एशिया की प्रथा थी, और जो कि मुगल या फिर मोगुल्स जो है ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो सेंट्रल एशिया की कुछ प्रथाओं को जाहिर सी बात लागू करेंगे। तो सेंट्रल एशिया में अरेबिक वर्ड चलता था मनसब का अर्थ होता था रैंक। जैसे हमसे एक बार वेस्ट बंगाल पीसीएस ने पूछा था कि व्हाट इज मनसब, मनसब का डिनोट करता है, मनसब का मतलब होता है रैंक या फिर पद। मनसब शब्द का अर्थ रैंक, पद, श्रेणी, ये सब आप ले सकते हैं। भर्ती का माध्यम जो है इसको बोलते थे तजवीज़ जो प्रक्रिया होती थी उसके थ्रू मनसबदार जो है अपनी सर्विसेज में इंटर होता था। और मनसबदार जो है वैसे तो हम कहेंगे कि मेरिट बेसिस पर आधारित था, लेकिन कई बार जो पर्सनल जान पहचान होती थी अमीर लोगों की, उसकी मदद से कई बार भर्ती की जाती थी मनसबदार की। मनसबदार का जो फंक्शन था आप देखेंगे कि उसको सैन्य और प्रशासनिक दोनों तरीके की जिम्मेदारियां दी गई थी, यानी कि मिलिट्री फंक्शंस और सिविल फंक्शंस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर मान लीजिए तजवीज़ के माध्यम से किसी को मनसबदारी दे दी गई, लेकिन अगर वो स्किल्ड कमांडर नहीं है तो जाहिर सी बात है बहुत लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा।
तो मनसबदार जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता था, लेकिन ये डिपेंड करता था उसके कह सकते हैं कैलिबर पर कि वो कितने दिन तक मनसबदार बना रह सकता था। मनसबदारी के संबंध में एक बार 2020 वाले पेपर में हमसे प्रश्न पूछा गया था, 2019 वाले पेपर में, माफ कीजिएगा, प्रीलिम्स में। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने शुरू किया था, सही है। फिर सेकंड कह रहे हैं कि मनसबदारी सिस्टम वॉज हेरिडेटरी, मनसबदार का पद पैतृक होता था, ये बिल्कुल गलत है। मनसबदार का पद कभी भी पैतृक नहीं रहा है। हालांकि जो मनसबदार को कई बार जो जागीर दी गई थी, खासकर राजपूत शासकों को मनसब के बदले जो जागीर दी गई थी वो कई बार पैतृक होती थी और नॉन ट्रांसफरेबल होती थी, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था कैसे लिंक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सब कुछ आपको समझ में आएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे, धीरे धीरे सुनते हुए चलिए। तो मनसबदार को भर्ती करने के लिए जो पिटीशन डालनी होती थी उसको तजवीज़ बोलते थे। मनसबदार का चयन जो है वफादारी और काबिलियत, दो चीज़ों को देखते हुए किया जाता था। वफादारी यानी लॉयल्टी, और दूसरा है काबिलियत यानी कि कैलिबर या फिर मेरिट, इस पर के आधार पर चयन होता था। मनसबदार का पद पैतृक नहीं होता था। मनसबदार यदि मर जाता था तो जितना भी उसके पास जो भी अधिकार वगैरह होते थे वो सब वापस बादशाहत के पास चले जाते थे। उसके पुत्र वगैरह को उसकी मनसबदारी नहीं मिलती थी। पुत्र को अगर मनसबदार बनना है तो उसको दोबारा तजवीज़ डालनी पड़ती थी। मनसबदार को बेसिकली सिविल फंक्शंस और मिलिट्री फंक्शंस दोनों दिए जा सकते थे उसके कैलिबर के आधार पर। और मनसबदारी में एक खास बात यह है कि जैसे सैन्य और प्रशासनिक दोनों जिम्मेदारी हैं, तो इसमें दो तरीके से कह सकते हैं दोहरी जिम्मेदारी, तो दो तरीके का वेतन भी होता था। मनसबदार की रैंक को दो तरीके से दिखाते थे, एक होता था ज़ात और दूसरा होता था सवार। ज़ात का मतलब होता था कि जो उसकी पर्सनल सैलरी होती थी, पर्सनल इनकम, या फिर जो पर्सनल सैलरी जो उसकी होती थी, पर्सनल सैलरी। अभी सैलरी किस तरीके से मिलती थी उसको भी देखेंगे। पर्सनल सैलरी हो गई, पर्सनल इनकम हो गई। ज़ात और सवार यानी कि जो अपने अधीन जो सेना रखता था, घोड़सवारों की जो सेना रखना होता था एक मनसबदार को, अपने अधीन कितने टोटल घोड़े वगैरह वो मेंटेन करेगा, और घुड़सवार उस पर डिपेंड करता था कि उसका सवार पद कितना है। जैसे मान लीजिए जहांगीर को 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया था, तो 5000 जात से पता चल गया कि उसकी क्या रैंक है। मुगल नोबिलिटी में 5000 उसकी रैंक है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम पर आधारित था, 50, 500, 5000, इस तरीके से 50,000 मनसब इस तरीके से होता था, ठीक है। और आईने अकबरी में मनसबदारी सिस्टम के बारे में अच्छे से बताया गया है, जैसे सियासतनामा में इक़्तिदारी सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो 5007 यानी कि पर्सनल सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। 5000 सवार का अर्थ ये होता था कि जब तक 5000 वो अपने अधीन सैनिक और घुड़सवार मतलब घुड़सवार सैनिक और घोड़े नहीं मेंटेन करेगा जहांगीर, तब तक उसको ये वाला सैलरी नहीं मिलेगी। और लगातार ये जो सवार पद के अधीन जो घोड़े वगैरह रखे जाते थे, इनकी बाकायदा चेकिंग होती थी, ठीक है। मीर बख्शी वगैरह सब चेक करते थे आकर के कि कौन सा मनसबदार कितने घुड़सवार और घोड़े मेंटेन करे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि 5000 पद लिए हुए हैं, घोड़े सिर्फ उसके पास 1000 है, युद्ध के समय घोड़े कम पड़ गए, तो ऐसा ये सब चेक की जाती थी चीज़ें। घोड़ों को बाकायदा दागा जाता था, सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था, और तब जाकर के मनसबदार को ये सवार पद का वेतन मिलता था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वेतन किस तरीके से मिलता था। नगद के रूप में मिलता था, कैश सैलरी मिल गई, ठीक है। कैश सैलरी जो है अब उसकी ज़ात पद की मिल गई, और सवार पद के लिए भी जब उसने पटिशन डाली कि इतने घुड़सवार सैनिक और घोड़े उसके अधीन हैं, तो फिर एक्सचेकर से उसको जो है पेमेंट करवा दिया जाता था। तो एक तो नकदी मनसबदार होते थे, नकदी मनसबदार। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि नगद वेतन देने के बजाय अकबर के समय से ही शुरू हो गया था, बाद के रूलर्स ने भी इसको लागू किया था और इसको कई सारे जो है चेंजेस के साथ आगे बढ़ाया था। नकदी सोल्जर्स ये होते थे, नकदी मनसबदार वो अलग होते थे, लेकिन कई बार रेवेन्यू असाइनमेंट उनको दे देते थे, लैंड असाइनमेंट दे दिया जाता था जागीर के तौर पर। लैंड असाइनमेंट को जागीर बोलते थे। लैंड असाइनमेंट का मतलब ये हो गया कि अब वहाँ से मनसबदार जो है अपना रेवेन्यू कलेक्शन कराएगा, वहाँ के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और रेवेन्यू कलेक्शन का कुछ हिस्सा जो है सैलरी के रूप में मनसबदार को दिया जाएगा, और बाकी वो राज्य के खाते में जमा कराएगा, ठीक है। तो लैंड असाइनमेंट जो है ये सैलरी के बदले दिए जाने लगा था। अब लैंड असाइनमेंट उनको दिया गया तो वहाँ पर उनके फंक्शंस क्या क्या हो गए। एक तो रेवेन्यू कलेक्शन वाला फंक्शन हो गया, रेवेन्यू कलेक्ट करवाना, और दूसरा फंक्शन हो गया वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अकबर के समय में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी मनसबदार की नहीं होती थी अपने लैंड असाइनमेंट में या फिर अपनी जागीर में, लेकिन बाद के रूलर्स ने नियम बनाया था कि जो भी मनसबदार होगा अपने जागीर में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगा। अब देखिए जागीर भी कई प्रकार की होती है। एक होती है सिर्फ तनख्वाह जागीर, यानी कि सैलरी के बदले दी जाने वाली जागीर, इससे ज़्यादा कोई मनसबदार को लेना देना नहीं होता था, सैलरी के बदले जागीर दी जाती थी। तो सैलरी कैसे निकाले एक मनसबदार, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करके। फिर एक मशरूत जागीर होती थी, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अलग तरीके के होते थे। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स
एंड कंडीशंस पर जो जागीर दी जाती थी उसको मशरूत जागीर बोलते थे, ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है। उसके बाद ये वतन जागीर दी जाती थी। वतन जागीर ज़्यादातर जो है राजपूत रूलर्स को दी गई थी अकबर के समय में। उन राजपूत रूलर्स को जिनके साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे या फिर जिन लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनको वतन जागीर दी गई थी। वतन जागीर की खास बात यह है कि वतन जागीर जो है हेरिडेटरी होती थी। वतन जागीर हेरिडेटरी होती थी, यानी कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर शासक होगा या फिर जिसके अधीन जागीर होगी, उसका पुत्र भी उस जागीर का डी फैक्टो रूलर बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। और जो सेवाएं उसका पिता देता था, कह सकते हैं मुगल साम्राज्य को, वही उसका पुत्र भी देने लगेगा। तो वतन जागीर में हेरिडेटरी फीचर था, ये नॉन ट्रांसफरेबल और हेरिडेटरी होती थी। बाकी सारी जागीरें ट्रांसफरेबल और नॉन हेरिडेटरी होती थी। अलतमगा जागीर ये मुस्लिम नोबल्स को मिलता था। मुस्लिम जो दरबारी वगैरह होते थे, खास व्यक्ति, उनको उनकी प्लेस ऑफ बर्थ पर मिलता था, मुस्लिम नोबल्स को। ठीक है। तो ये इतने तरीके की जागीर होती थी। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए मैचिंग में मिलाने को टाइप्स ऑफ जागीर में, तो ध्यान रखिएगा। अलतमगा जागीर जो है मुस्लिम नोबल्स और स्कॉलर्स वगैरह को मिलती थी। जब जागीर एलोकेट की जाती थी तो उस पर रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी मनसबदार की हो जाती थी। अकबर के समय में हालांकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य के कर्मचारियों का काम था, मनसबदार का काम नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्शन, ये दोनों जिम्मेदारी जो है मनसबदार को दे दी गई थी। जागीरदार यूज्ड टू डिप्लॉय द एम्प्लॉय नेम्ड आमिल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। आमिल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। तो जागीरदार जो है ये आमिल को नियुक्त करता था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है, अपने जागीर में, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग सोचेंगे कि रेवेन्यू असाइनमेंट दे दिया गया तो ये सब चेक कैसे होता होगा कि मनसबदार या जागीरदार कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। इसका पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बनाया जाता था और उसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मनसबदार को रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था। अगर बादशाह के पास कोई भी शिकायत लेकर के चला गया कि रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा है या फिर जागीरदार हम पर ऑपरेशन कर रहा है, यानी कि हमारा जो है शोषण वगैरह कर रहा है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती थी। तो मनसबदारी सिस्टम इस तरीके से काम करता था। अकबर के बाद के जो सक्सेसर्स थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब वगैरह ने कुछ परिवर्तन इसमें करे थे। कुछ परिवर्तन सकारात्मक रहे, कुछ नकारात्मक रहे, जिसके बारे में हम देखेंगे। जैसे दुअस्पा सिंगस्पा प्रथा चलाई गई थी, मंथ स्केल सिस्टम चलाया गया, और मतलब औरंगजेब ने फिर यहाँ पे कुछ डिडक्शंस किए थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। हमको ज्योग्राफी सेक्शन में बात करना है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहाँ पे बनती है, इसका लोकेशन क्या है? 45 डिग्री एन और एस लैटिट्यूड्स पर, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स के पास, यानी कि 66 डिग्री 66.5 डिग्री एन और एस अक्षांशों के बीच। इन अक्षांशों में कम तापमान के साथ उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी पूरे वर्ष भर अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं होती, यानी कि प्रेशर बेल्ट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरह परमानेंटली जो है ये नहीं दिखती है। ज़्यादातर ये समर सीजन में प्रोनाउंस्ड होती है। विंटर सीजन में ये जो लो प्रेशर बेल्ट होती है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती नहीं है, ना दिखती है। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है लो टेम्परेचर के कारण जो है इन लैटिट्यूड्स पर दिखती नहीं है। सबसे पहले तो लोकेशन देख लेते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर डोल्ट्रम स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स या फिर हॉर्स लैटिट्यूड को भी स्टडी कर चुके हैं। हमको पढ़ना है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। इसकी लोकेशन देखिए यहाँ पे दी हुई है, 60 डिग्री एन के पास दी हुई है, लेकिन हमने आपको बताया कि इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 45 डिग्री एन और एस, और 66.5 डिग्री एन, 66.5 डिग्री एन और एस लेटिट्यूड्स पर ये देखने को मिल सकती है। समर सीजन में ज़्यादा प्रोनाउंस देखने को मिलती है, विंटर सीजन में नहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलती है दाब पेटी। तो ये है यहाँ पे इसका लोकेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है? पृथ्वी का अपने धुरी पर घूर्णन से जो कोरियलिस फोर्स उत्पन्न होता है वो हो गया कोरियलिस फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड एसेंट ऑफ एयर एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। वेस्टर्ली हवा जो चलती है और ईस्टर्ली पोलर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली हवा जो चलती है, उनके कन्वर्जेंस से जो है एयर जब ऊपर जाती है उसके बाद ये सृजित होती है। तो देखते हैं ये क्या कहा जा रहा है, कहाँ से ईस्टर्ली आएगी, कहाँ से पोलर, मतलब पोलर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली कहाँ कहाँ से आती है, और एसेंट ऑफ एयर यानी जो हवा ऊपर की तरफ जाती है वो कैसे जाती है, इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वाला एरिया, उसके बाद हॉर्स लैटिट्यूड वाला एरिया, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला एरिया, और ये जो ट्राई सेल्यूलर इंटरेक्शन है पोलर सेल का, फेरिल सेल का और हेडली सेल का, इसको समझने की कोशिश की थी। तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये
जो हमने भी यहाँ पर विंड स्टडी की है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट या जो सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये कैसे बनती है। सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट की लोकेशन है वो यहाँ कहीं आप देख पाएंगे, जैसे हमने 45 डिग्री एन में, 45 डिग्री एस में करीब बनेगी, और यहाँ से करीब 66 डिग्री एन में लगभग बनेगी। तो इस एरिया के करीब यहाँ पर बनती है, इससे इस एरिया के बीच यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिल सकती है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, ठंडियों में कम स्पष्ट रूप से। तो ये आप देखेंगे ट्राई सेल्यूलर इंट्रैक्शन में किसका किसका इंट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, फेरल सेल का और पोलर सेल का। फेरल सेल और पोलर सेल का यहाँ पर काम होगा। यहाँ पर जो ये हॉर्स लैटिट्यूड से जो ये विंड जो है नीचे की तरफ अब जो आ रही होंगी, यहाँ पर फिर आके घर के गर्म हो गई होंगी और ये वार्म साउथ वेस्टर्ली कहलाने लगेंगी। ठीक है, 45 डिग्री एन के आसपास ये जो विंड है, कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ये यहाँ पर आकर के फिर से गर्म होने लग रही हैं, और अब ये क्या कहला रही हैं, वार्म साउथ वेस्टर्ली विंड कहलाने लग रही हैं। वार्म साउथ वेस्टर्ली विंड ये कहलाने लग रही है। और फिर ऐसा कहते हैं कि दो भागों में स्प्लिट कर जाती है, ये जो हवा है ये दो भागों में यहाँ पर स्प्लिट कर जाती है। एक भाग जो है इस तरफ जाएगा, वापस से जाने लगेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, और एक भाग जो है ये स्प्लिट होकर के ऊपर यहाँ पर चला जाता है। एक भाग स्प्लिट होकर के चला जाता है ऊपर, और ये क्रिएट करता है सब पोलर या सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये क्रिएट कर देता है इस तरीके से। तो एक मतलब दो भागों में टूट जाती है, यहाँ पे देखिए पोलर फ्रंट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे टूट जाती है दो भागों में, ये वापस लौट जाती है फेरल सेल से उल्टे की तरफ, यहाँ पर वापस यहाँ पर जाने लगती है। इस तरीके से जाते हुए इसका डायरेक्शन क्या है, फिर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, और जबकि एक ब्रांच जो है ये ऊपर चली जाती है और यहाँ पर पोलर ट्रोपोपॉज के करीब क्या बनाती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का एरिया क्रिएट करती है। तो वही यहाँ पे फॉर्मेशन दिया हुआ है, हवा का शेष आधा भाग परिध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर निर्देशित हो जाता है। मौसमी परिवर्तन सर्दियों के दौरान भूमि और समुद्र के बीच उच्च विपरीतता देखने को मिलती है, इस वजह से ये बेल्ट दो अलग अलग निम्न केंद्रों में विभाजित हो जाती है। तो मतलब विंटर में आपको एक मतलब ये देखने को मिलेगी एल्यूशन आइलैंड के पास, और एक मिलेगी आइसलैंड और ग्रीनलैंड के पास, और जबकि समर में कंट्रास्ट लेस होता है, तो ये आपको मोर डेवलप्ड और रेगुलर बेल्ट के रूप में देखने को मिलेगी। तो ज़्यादातर स्पष्ट रूप से ये सब पोलर जो ये लो प्रेशर बेल्ट है कहाँ पे कब देखने को मिलती है, समर के समय में, समर सीजन में। अब बात कर ले रहे हैं आखिरी पेटी जो हमको बात कर रही है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 90 डिग्री के पास एस में और 90 डिग्री के पास एन में हाई प्रेशर बेल्ट ये बनी रहती है। ये कहाँ पे अब बनेगी, जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे इतना सबको डायग्राम देखने के बाद कि यहाँ पे कहीं बनेगी, नॉर्थ पोल के पास यहाँ पर बनेगी, ऐसे ही साउथ पोल के पास कहीं पर बनेगी ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है बहुत ही छोटे से एरिया में और पोल्स के अराउंड यहाँ पर बनती है ये हाई प्रेशर बेल्ट, और ये 80 से 90 डिग्री एन और एस लैटिट्यूड में देखने को मिल सकती है। एयर फ्रॉम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आफ्टर सैचुरेशन बिकम्स ड्राई. This dry air becomes cold moving towards the pole through upper troposphere. The cold air on being heavy reaching the poles subsides creating a high pressure belt at the surface. तो ध्रुवों पर पहुंचने पर जो ये ठंडी हवा भारी होकर के नीचे आने लगती है, ये एक उच्च दाब वाली पेटी बनाती है जिसको हम लोग जो ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। और लोवेस्ट टेम्परेचर पूरी पृथ्वी का ये पोल्स पर पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है हवा जो है काफ़ी ठंडी भारी हो जाएगी और वहाँ पर हाई प्रेशर वाला एरिया क्रिएट करेगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम देखेंगे पोलर लो प्रेशर बेल्ट की जो हवा ऊपर गई थी, ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ठंडी हो जाती है काफ़ी, और ठंडी होने के बाद जब यहाँ पे नीचे आती है तो काफ़ी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर वाला एरिया नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इस तरीके से बनती हैं। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इस तरीके से नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में बनती है। तो आपको सारी प्रेशर बेल्ट यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब जब हम टोटल विंड सिस्टम और लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनका डायरेक्शन समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रह गया है, इससे मान लीजिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाए। दाब प्रणालियों को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो एक थर्मल फैक्टर और एक डायनेमिक फैक्टर है। थर्मल फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स एंड हेंस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। जो हमने पढ़ा था कि जब वायु गर्म होती है, फैलती है, डेंसिटी इसकी कम होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट हो जाएगा। जैसे अभी हमने पूरा विंड सिस्टम पढ़ा तो आपने देखा ITCZ कहाँ पे बनता है, ITCZ लो प्रेशर वाले एरिया में बनता है, क्योंकि जो विंड है
डायरेक्टली सूर्य की रोशनी पड़ने से काफ़ी गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ जाएगी। गर्म होकर के हवा फैलेगी, प्रेशर कम होगा उस एरिया में, ठीक है। जहाँ पर हवा ठंडी होगी नीचे की तरफ आएगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे हमने हॉर्स लैटिट्यूड में देखा और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में देखा। लो प्रेशर वाला एरिया कहाँ पे क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पर सरकमपोलर लो प्रेशर बेल्ट में और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, जब एयर जो है ऊपर की तरफ जाएगी गर्म होकर के, वहाँ पर लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट होगा। वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि डेंसिटी जब बढ़ती है तो हाई प्रेशर होता है, जब एयर ज़्यादा डेंस होगी तो हाई प्रेशर होगा, और जब एयर में डेंसिटी कम होती है तो लो प्रेशर होता है। डायनेमिक फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स में बी एक्सप्लेन बाय डायनेमिक कंट्रोल फैक्टर्स लाइक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस और कोरियलिस फोर्स, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ से कोरियलिस फोर्स जो उत्पन्न होता है। कई बार आपने देखा होगा कि डायरेक्शन पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाता है, जैसे ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करता है जब भारत में मानसून आना होता है, ठीक है। तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो जो डायरेक्शन है अपना चेंज कर लेती हैं। जो साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स जो इस तरफ जा रही होती हैं, कोरियलिस बल के कारण जो है इस तरफ से जाने लगती हैं, अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर लेती हैं। इधर जाने वाली विंड का डायरेक्शन जो है ये इस तरफ से हो जाता है। किस फोर्स के कारण से? कोरियोलिस फोर्स के कारण से। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब प्रेशर बेल्ट जो है इस डायग्राम से हम बना करके दिखा देते हैं। इतना सब कुछ ईजी गो नहीं है चीज़ें कि जैसे ऐसे डायग्राम जैसे प्रेशर बेल्ट नहीं बनी रहती हैं, जैसा डायग्राम एनसीईआरटी में बना है ये शिफ्ट भी होती हैं। तो प्रेशर बेल्ट कब शिफ्ट होती हैं इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ले, सबसे पहली बात तो प्रेशर बेल्ट क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अर्थ जो है ये टिल्टेड है सन की तरफ। जो अर्थ टिल्टेड है हमारी, उसके कारण से। अर्थ के टिल्ट होने से क्या है, महाद्वीपों, महासागरों, दाब और गर्मी की स्थितियों में परिवर्तन जनवरी से जुलाई तक आपको लगातार देखने को मिलते हैं। सीजन आते हैं, इस वजह से प्रेशर बेल्ट भी है। अगर सीजन नहीं आते होते तो प्रेशर बेल्ट भी ना होती। तो वार्मथ ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी महाद्वीप जो गर्म कैसे होते हैं, प्रेशर कंडीशंस जो है ये ड्रामेटिकली वेरी करती हैं जनवरी और जुलाई कंपैरिजन में। तो प्रेशर बेल्ट भी अपनी पोजीशन जो है शिफ्ट करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जनवरी में विंटर होता है और जुलाई में समर होता है। सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। द प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट 5 डिग्री नॉर्थवर्ड व्हेन सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब 21 जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूर्य चमकता है तो प्रेशर बेल्ट जो है 5 डिग्री नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। सारी की सारी प्रेशर बेल्ट जो है, ये जितनी पोजीशन यहाँ पे है, ये 5 डिग्री नॉर्थवर्ड जो है ये शिफ्ट कर जाएंगे अपने आप को, जब सूर्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यहाँ पे करीब चमकेगा। इस रीजन में जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, इस रीजन में मान लीजिए सन की किरणें डायरेक्टली पड़ रही हैं, तो प्रेशर बेल्ट जो है 5 डिग्री एन से शिफ्ट करेगी। मतलब प्रेशर बेल्ट जो है सारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ। और जब सूरज चमकेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, 22 दिसंबर के करीब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जब सूरज चमकेगा, तो जो है मतलब ये 5 डिग्री साउथवर्ड जो है सारी प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेंगी अपने आप को। सीजनल क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस जो है ये इसी प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट होने से कारित होता है। जैसे स्पेशली 30 डिग्री से 40 डिग्री एन मतलब एन और एस लेटीट्यूड में, दोनों ही हेमिस्फेयर में जब चेंज देखने को मिलता है आपको, वहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन वेस्टर्लीज जब चलती है तो रेन होती है। ड्यूरिंग द समर सीजन ड्राई ट्रेड विंड्स ब्लो ऑफ शोर प्रिवेंटिंग रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सर्टेन एरियाज। जब गर्मियों में शुष्क व्यापारिक पवनें तट से दूर चलती हैं तो क्षेत्रों में अनावृष्टि यानी कि वर्षा नहीं होती है। प्रेशर बेल्ट्स इन द बोथ हेमिस्फेयर स्टे बैलेंस्ड व्हेन सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। तो प्रेशर बेल्ट्स बिल्कुल अपनी पोजीशन पर कब रहती हैं, जब सन जो है वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर चमकता है, यानी मार्च 21 को और सितंबर 23 को इक्विनॉक्स के समय जब सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, तो प्रेशर बेल्ट जैसे यहाँ पे दिखाई गई है जिस पोजीशन पर उसी पोजीशन पर बनी रहती हैं, कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करती हैं। तो ये जो डायग्राम बनाया जाता है ये इक्वेटर के टर्म्स में बनाया जाता है कि जब सन जो है इक्वेटर के ऊपर चमक रहा होता है तब ये पोजीशन आपको देखने को मिलती है। अदरवाइज प्रेशर बेल्ट अपनी पोजीशन शिफ्ट करती है। कैसे कैसे शिफ्ट करती हैं वो हमने बता दिया, और उनके शिफ्ट होने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पर आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्यों देखने को मिलता है वो भी हमने आपको बता दिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन आगे पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, होम और एक्सेप्शनल केस, ये सब जरूरी होते हैं एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले व्हाट क्या है, ये संसदीय विशेषाधिकार, नाम से पता चल रहा है विशेष अधिकार, यानी ऐसे अधिकार जो सबके पास नहीं है। विशेष अधिकार और मूल अधिकार में अंतर होता है। विशेष अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को मिलेंगे, मूल अधिकार लगभग सबको मिलते हैं। विशेष अधिकार क्या है, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार
उन्मुक्ति और जो कुछ छूट उनको मिलती है, यानी कि स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जाम्पशंस enjoyed by two houses of parliament, their committees and their members। ठीक है। तो क्यों मिलते हैं? उनके कार्यों को स्वतंत्रता, प्रभावशीलता को सुरक्षित करने के लिए। मान लीजिए संसद के सदस्य हैं, अगर लगातार दबाव में बने रहेंगे, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, तो एक तो वो भी बात हो गई कि आदमी क्यों करेगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सिर्फ सैलरी के लिए तो आदमी नहीं निभाएगा, उनको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए, और उन्हें आम से खास बनाने वाली जो चीज होती है वो विशेषाधिकार होती है। ठीक है। टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शन, विशेष अधिकार जरूरी हो सकते हैं, इनको इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है भारत में कि इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शन करने के लिए उनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं। किसको किसको मिलते हैं? तो मतलब ये जो है बताया गया, जैसे हमने ऊपर बताया कि सदन के दोनों सदस्यों को, उनकी कमेटी के सदस्यों को, ठीक है, और संसद के जुड़े जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हों, सबको मिलते हैं। ये जैसे आपसे अगर पूछ लें कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को मिलते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं मिलते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार होते हैं, सभी को मिलते हैं। ठीक है। किसको मिलते हैं? जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये संसद का भाग है, तो इसको मिलते हैं। ठीक है, मतलब संसद में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट नहीं देते हैं, खाली अटॉर्नी जनरल। ये हम आपको बता चुके हैं। अटॉर्नी जनरल और केंद्रीय मंत्रियों तक विस्तारित होते हैं। अब एक एक्सेप्शनल केस हम लोग समझ लेते हैं। हमने पहले के क्लासेस में स्टडी कर लिया है कि राष्ट्रपति हमारे संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ये जब अपना एसेंट देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तभी कोई विधेयक जो है अधिनियम बन पाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, ये क्लियर है। राष्ट्रपति जो है संसद के भाग होते हैं, लेकिन इन्हें जो है संसद का सदस्य नहीं माना जाता है, इस वजह से इनको प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये प्रेसिडेंट को नहीं मिलते हैं। एक और बात है कि राष्ट्रपति को वैसे ही इतने सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो उनको अलग से संसदीय विशेषाधिकारों की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रिविलेजेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज और एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रिविलेजेस यानी कि व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। संसद के सत्र के दौरान और संसद के सत्र की शुरुआत के 40 दिन या संसद सत्र के समाप्ति के 40 दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मगर ध्यान रखिएगा गिरफ्तारी का जो मामला है ये सिर्फ सिविल केसेस में दिया हुआ है। सिविल मामलों में ये इम्यूनिटी उपलब्ध है कि सदन जब तक चल रहा है उस दौरान, सदन के शुरू होने से सदन के सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले और सदन के सत्र के खत्म होने के बाद 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, आपराधिक मामलों को छोड़कर। यानी सिविल केसेस में इम्यूनिटी है, आपराधिक मामलों में नहीं, क्रिमिनल केसेस में ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है। और संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संसद में इसकी समितियों में से किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी बात या किसी भी कृत्य पर या फिर किसी भी दिए गए वोट पर किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए ये उत्तरदायी नहीं होते। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। पार्लियामेंट में और कमेटी के भीतर कोई भी कार्रवाई के दौरान किसी भी दिए गए वोट के लिए अदालत में इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, और अभी तक कोई भी ऐसा मामला नहीं बना है जब अदालत में क्वेश्चन किया गया हो किसी मेंबर को पार्लियामेंट में की गई उसकी मतलब कह सकते हैं कार्रवाई के लिए, उसके द्वारा दिए गए वोट के लिए, उसके द्वारा कही गई बात के लिए। अभी तक पार्लियामेंट के मतलब पार्लियामेंट में हुई गतिविधि को लेकर अभी तक किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी किसी मेंबर पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। हालांकि ये फ्रीडम जो है ये संविधान द्वारा, संविधान के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले जो नियम और जो स्थायी आदेश है उनके अधीन होना चाहिए। अगर नियम में कोई बदलाव किया जाता है कि अगर ये स्वतंत्रता अगर छीनने संबंधी कोई बदलाव आ जाता है संसद के द्वारा, तो रूल बना दिया जाता है कि जो है कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है, तो मुकदमा आगे चलाया भी जाने लगेगा। तो प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसके अधीन अभी तक की स्वतंत्रता है कि संसद में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल कोई भी मेंबर कुछ भी बोलेगा उस पर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा। मतलब संसद के भीतर बोली गई बात पर मुकदमा नहीं चलेगा, बाहर कहीं पर भी बोलते हैं प्राइवेट स्पेस में तो भले ही चल सकता है। जैसे श्री राहुल गांधी ने एक बार जो स्टेटमेंट दिया था जिसके लिए उन्हें 3 वर्ष का कारावास सुनाया गया था गुजरात के कोर्ट के द्वारा, हालांकि वो सजा जो है वो डिसमिस कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो उन्होंने किसी रैली में बोला था या फिर किसी प्राइवेट सभा में बोला था, संसद के बाहर, संसद के भीतर नहीं बोला था। अगर संसद के भीतर बोला होता तो मुकदमा ना चलता। उसके बाद जूरी सेवा से छूट मिलती है, यानी कि अदालत
अदालत जो मतलब आदेश वगैरह देती रहती है, अदालत के पास पावर होता है किसी को भी बुलाने का और गवाही देने के लिए बुलाने का, तो उससे इनको स्वतंत्रता मिलती है। दे कैन रिफ्यूज टू गिव एनी एविडेंस एंड अपीयर एज अ विटनेस इन केस पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। अगर संसद जो है सेशन में है, ठीक है, संसद सत्र में है, अदालत में लंबित किसी भी मामले में साक्ष्य देने, गवाह के रूप में पेश होने से इनकार कर सकते हैं मेंबर्स। ये उनको प्रिविलेजेस मिले हैं। डे नंबर 41 में आ चुके हैं और यहाँ से शुरुआत होती है साइंस सेक्शन की, जिसमें आज के हमारे 2 टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले हार्मोन क्या होता है, कैसे बनता है, कम रिलीज़ हो जाए तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, उस सब के बारे में। और 6 ऐसी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे जिनके बिना हमारे शरीर का काम नहीं चल सकता। वैसे हार्मोन और ग्लैंड की जो ज़्यादा डिटेल है इसके ऊपर अगले पार्ट में चर्चा की जाएगी, यहाँ केवल इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आप लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग को जीने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक ऑक्सीजन और दूसरा न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं खाने पीने से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि तीसरी भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप जीते हो, और अगर ये बनना बंद हो जाए तो आप नहीं जी पाओगे, तब आप कहोगे कि अपनी बात से पलट रहा है, क्योंकि अभी तक 2 ऐसी चीज़ें थी, अभी 3 हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए 3 याद रख लो, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिएंट और तीसरा हार्मोन। लेकिन गनीमत की बात यह है कि हार्मोन के लिए ना तो हमें सांस लेने की ज़रूरत है, ना ही कुछ खाने पीने की, ये शरीर में खुद ही बन जाता है। हमारे इस मानव शरीर में इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि कल को शरीर में सारे के सारे हार्मोन बनना बंद हो जाएं तो कुछ ही घंटे में हमारा ये हाल होने वाला है। लेकिन गनीमत इस बात की है कि ऐसा कभी कुछ होगा नहीं। मतलब कि सारे के सारे हार्मोन बनना बंद हो जाएं ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे हो सकते हैं जो कि बनना बंद भी हो सकते हैं, ज़्यादा रिलीज़ हो सकते हैं, कम रिलीज़ हो सकते हैं, और ये तीनों ही चीज़ें खतरनाक होती हैं। और ऐसी स्थिति में उस इंसान को ज़िंदा रखने में मदद करने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से हार्मोन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये हार्मोन है क्या? तो ये कार्बनिक पदार्थ हैं। हिंदी देख रहे हो कितनी गजब हो गई है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ऐसे केमिकल हैं जो कि शरीर में खुद ही रिलीज़ होते हैं, और इनकी वजह से जितने भी हमारे आंतरिक अंग हैं सबको अपना अपना काम करने में मदद मिलती है। रिलीज़ होना तक तो ठीक है, लेकिन एक फ़िक्स अमाउंट में ही रिलीज़ होना चाहिए जितना नेचर ने प्रिस्क्राइब किया है। इससे ज़्यादा रिलीज़ होगा तो भी दिक्कत है, कम रिलीज़ होगा तो भी दिक्कत है, और दिक्कत ही नहीं, ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। हम हंसते मुस्कुराते तभी रह सकते हैं जब हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन हैं वो अपने फ़िक्स अमाउंट में रिलीज़ हों। तो शुरू करते हैं इन हार्मोन के बारे में। देखिए, वैसे तो ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं हमारी शरीर में जितनी भी ग्लैंड हैं, बोले तो ग्रंथियाँ, वहाँ से। वैसे तो सैकड़ों ग्लैंड है हमारे शरीर में, लेकिन 6 ऐसी ग्लैंड हैं जहाँ से हार्मोन रिलीज़ होना ही चाहिए, वो भी प्रॉपर अमाउंट में, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और क्या बन जाएंगे आपने देखा ही है वीडियो की शुरुआत में। सबसे पहला ग्लैंड है पीयूष चावला, पीयूष ग्रंथि, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद है थायराइड, तीसरी है पैराथायराइड जो कि थायराइड के ठीक पीछे आपको मिलेगी। उसके बाद है अधिवक्र एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर आपको मिलेगी। उसके बाद है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये आपको अग्नाशय में, पैनक्रियाज में मिलेगी। पैनक्रियाज के बारे में आप जानते हो कि ये पूर्ण पाचक रस होता है। अगर इसने अपना जूस रिलीज़ नहीं किया तो जितने भी हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब खा रहे हैं कुछ भी नहीं पच पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अपने पास है गोनैड्स, मतलब जन्नांग, इनमें भी ग्लैंड होती हैं। अब ये हमने कैसे कहा, जो लड़के लोग होते हैं उनके जन्नांग में इधर पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इस पर, इसमें टेस्टिकल्स पाई जाती हैं और लड़कियों में ओवरी पाई जाती हैं। तो आइए फिर समझना शुरू करते हैं कि जिन 6 की 6 ग्लैंड की हमने बात की उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, इनकी कमी से क्या होता है, ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो ये हमारे दिमाग का जो बीच का हिस्सा होता है उसके ठीक नीचे, मतलब ब्रेन के बेस में पाई जाती है, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड पाई जाती है जो कि एक मटर के दाने जैसे दिखती है, इसीलिए इसको पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं।
लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि छोटा तीर घाव करे गंभीर। तो ये देखने में भले ही छोटी है, लेकिन फिर भी इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी हमारी दूसरी ग्लैंड है ये इनको कंट्रोल करके रखती है और अपने अलग अलग मैसेज इस पे भेजती है। और वैसे देखा जाए टोटल 13 टाइप के हार्मोन इससे रिलीज़ होते हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो हैं 6, जिनमें से पहला है सोमैटोट्रोपिन, दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, तीसरा है एड्रीनोकॉर्ट्रोपिक, चौथा है गुनैंडोट्रोपिन, पांचवा है लैक्टोजेनिक और छठा है एंटीड्यूरेटिक। अब यार ये जो सोमैटोट्रोपिन है इसकी वजह से हमारी हड्डियां प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाती हैं। अगर ये कम मात्रा में रिलीज़ हो गया तो इंसान बौना हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो गया तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये वाला हार्मोन इस थायराइड ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि अपना हार्मोन रिलीज़ कर दो। इसके बाद एड्रीनोट्रोपिक। तो ये वाला हार्मोन और कुछ नहीं, एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि भाई अपना हार्मोन रिलीज़ करो। तीसरा हार्मोन है पीयूष चावला का गोनेंडोट्रोपिक। ये हमारे जननांगों को मैसेज भेजता है कि अपने अपने हार्मोन रिलीज़ करो। लड़कों के केस में इधर भेजेगा और लड़कियों के केस में ये ओवरी को भेजेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद है लैक्टोजेनिक। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब औरतें माँ बनती हैं तो उनके दूध आने लगता है, तो ये दूध आने का सिग्नल मिला कहाँ से? लैक्टोजेनिक से मिला। इसके बाद एंटीड्यूरेटिक पे आ जाओ। ये पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में कि कब प्यास लगनी चाहिए कब नहीं। वैसे ये काम अकेले नहीं करता, किसके साथ करेगा इसके लिए वीडियो अंत तक देखो। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी प्यारी थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो ये गले में पाई जाती है कुछ यहाँ पे। अब इसमें से जो एक हार्मोन रिलीज़ होता है उसका नाम है थायरोक्सिन, जो कि आपको आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि आपकी हाइट सही से है कि नहीं है और आपके अंग विकसित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मतलब नॉर्मल हाथ पैर ये सब। और दूसरा इसका काम है एंटी ड्यूरेटिक के साथ मिलके शरीर में पानी की मात्रा को रेगुलेट करना कि कब प्यास लगनी है कब नहीं। अगर ये थायरोक्सिन कम मात्रा में रिलीज़ हुआ तो हमारी ग्रोथ कम पड़ जाएगी, मतलब हमारे दिमाग का सही से विकास नहीं होगा, पढ़ी हुई चीज़ें नहीं याद रहेंगी और हो सकता है हाइट भी कम रह जाए। उसके अलावा आप 30 साल में ही कुछ इस तरीके के दिखने लगते हो, जल्दी बूढ़े होने लगते हो। लेकिन अगर ये थायरोक्सिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो गया तो ये जो ग्लैंड है खुद ही फूल के कुप्पा हो जाती है, कुछ इस प्रकार की दिखने लगती है। और इस टाइप की बीमारी को घेंगा कहते हैं, मतलब थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज़ हो गया उस वजह से। अब ऐसा होता क्यों है? शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है इस वजह से। तो कमी होती है आयोडीन की, ज़्यादा रिलीज़ होता है थायरोक्सिन। उसके बाद बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, जो कि थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होती है। अब इससे दो टाइप के इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, पैराथ्रो हार्मोन और कैल्सिटोसिन। अब इनका काम होता है शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। अब इसके लिए अगर मान लो शरीर में कैल्शियम की कमी है तो ये रिलीज़ हो जाएगा पैराथ्रो हार्मोन, और अगर ज़्यादा है तो कैल्सिटोसिन रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसकी बात करेंगे तो ये पाई कहाँ जाती है? किडनी के ठीक ऊपर। इससे 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्ट्रॉन, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। अब इनको अगर तीनों एक साथ समझें कि तीनों कुल मिला के क्या करते हैं, तो सिमिलरिटी तीनों में, तो विटामिन, प्रोटीन और मिनरल को कंट्रोल करके रखते हैं। साथ में हमारे ब्लड प्रेशर को भी, बीपी को भी कंट्रोल करके रखते हैं। अगर ये एड्रीनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं अगर कम अमाउंट में कम रिलीज़ हुए तो हमें भूख कम लगेगी, इनफैक्ट गायब हो सकती है और कमजोरी आएगी। इन तीनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एल्डोस्ट्रॉन, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम भी है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। एल्डोस्ट्रॉन अगर कम अमाउंट में रिलीज़ हुआ तो लड़कियों को बांझपन की शिकायत हो सकती है और उनके सारे बाल झड़ सकते हैं, और लड़कों के मामले में उनमें ठरक बढ़ सकती है, बोले तो उनकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक समय से पहले सामने आ सकती है।
अब आते हैं अगली ग्लैंड के बारे में, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, जो कि पाई जाती है पैनक्रियास में, अग्नाशय में। अब इससे निकलने वाला जो पैनक्रियाटिक जूस है इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप डाइजेशन में देख चुके हो। अब इसके हार्मोन वाले फंक्शन की बात करते हैं। तो 3 टाइप के हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, 3 अलग अलग सेल से। सेल के क्या नाम है ये आपको नेक्स्ट में बताएंगे। फिलहाल 3 हार्मोन देखो, ग्लूकागन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेनिन। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा लीवर है वो ज़रूरत पड़ने पर अपने पास स्टोर ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में बदल देगा, लेकिन बदल तभी पाएगा जब ग्लूकागन सही से रिलीज़ होगा। अगर इंसुलिन की बात की जाए तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और अगर वो कम अमाउंट में रिलीज़ हुआ तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे करके हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। फिर है सोमेटोस्टेनिन, जो बाकी के ऊपर दोनों को कंट्रोल करके रखता है, ऊपर के जो 2 हार्मोन हैं। अब इसके बाद सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेशन बनाए रखो टॉपिक पे। अब लड़के लोग में उनके जो जननांग है उसमें जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है टेस्टिकल्स, और लड़की लोग में जो पाई जाती है उसका नाम है ओवरी। ये तो हमने देख ही लिया। अब इनसे जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उनकी बात करते हैं। टेस्टिकल यानी वृषण से रिलीज़ होते हैं 2 टाइप के हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, और ये दोनों ही स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब शुक्राणु निर्माण में। और इन्हीं हार्मोन की वजह से आप ऐसे दिखते हो नहीं, आपकी मसल्स डेवलप हो सकती हैं, आपकी दाढ़ी मूंछ आ सकती हैं, और आपकी आवाज़ भारी हो सकती है। वैसे देखने में उमेश यादव जैसे भी दिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ओवरी से रिलीज़ होते हैं ये तीनों, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, जिसमें से जो ये एस्ट्रोजन है उसकी वजह से लड़कियों में ये चीज़ डेवलप होती है। आगे आप लोग समझदार हो। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपका यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है, और रिलैक्सिन की वजह से आपका यही यूट्रस फैल जाता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। आज के वीडियो में जानकारी हमको इतनी देनी थी। अब इसके बाद इसी से MCQ काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, तो चलो उनको देख लेते हैं। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। उसके बाद थायरॉक्सिन क्या है? तो वो भी एक हार्मोन है। तो ऐसे सवाल भी आए हैं, इस वजह से ये सारी बातें करनी ज़रूरी थी। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग, जो कि कौन से हार्मोन के ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से होता है? थायरॉक्सिन। इसके बाद मैचिंग करो, तो जो आता है उसी से शुरू करना हमेशा। हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन, तो A का 2, ये दोनों ऑप्शन हट गए। एंजाइम कौन सा है? लाइपेज, डाइजेशन में बात कर चुके हैं इसकी, तो 2 और 1 यहाँ है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अब ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का क्या मतलब है ये आपको नेक्स्ट में बताएंगे। सबसे छोटी है हमारी पिट्यूटरी, मटर की शेप की होती है, इसे पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसके बाद तीनों स्टेटमेंट देखो। दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, और इसका जो जूस है अलग अलग टाइप की सेल से निकलता है और बेसिक होता है, इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है अग्नाशय बोले तो पैनक्रियास के बारे में बात हो रही है, C।